जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान के नेक्स्ट चैप्टर। इसमें हम आपको दोस्तों भाग 2 पढ़ा रहे थे। भाग 2 के बारे में बता रहे थे। भाग 2 में जो है हमने आपको बता दिया था कि जब हमारा संविधान बना तो हमको जो है किस तरह से, यानी हमको तो नहीं, हम तो उस वक्त थे ही नहीं, हमारे जो पूर्वज थे उनको किस तरह से नागरिकता दी गई। लेकिन ऐसी बात तो नहीं है कि उन्हें ही नागरिकता देने से काम चल जाएगा, क्योंकि उनको नागरिकता देने के बाद हम लोग भी तो नागरिक होने चाहिए। कि पता चला हमारे पूर्वज चले गए तो फिर भारत में कोई नागरिक ही न बचे, ऐसी स्थिति तो नहीं होनी चाहिए थी। और उसके बाद फिर तब हमने बताया था आपको कि जो है हमारे आर्टिकल 11 के तहत हमारे होम मिनिस्ट्री को संविधान में एक बहुत बड़ा अधिकार सौंप के गया था। बहुत बड़ा, जिसको कहते हैं जिम्मेदारी सौंप कर गए थे। बहुत बड़ी जिम्मेदारी ये थी कि जो हमारे लिए अच्छी से अच्छी नागरिकता बना के हमारी होम मिनिस्ट्री दे। लेकिन हमने बताया कि जो है पाकिस्तान या फिर हमारे जो है, जो कि हमारे हित को नहीं चाहते थे, वो देश जो है हमारे ऊपर नागरिकता के ही द्वारा बहुत सा अत्याचार करने लगे। अपने देश के नागरिकों को भेज कर हमारे देश की स्थिति को खराब करने में लगे हुए थे। तो इसलिए क्या किया गया कि 5 साल बाद 1955 में नागरिकता को चेंज किया गया। और उसमें जो है जिस प्रकार परमिट नियम में सिर्फ 6 महीने में ही हमको मिल जाती थी नागरिकता, उन्होंने कहा नहीं, अब सिर्फ आपको 5 साल कम से कम रुकना पड़ेगा। और उसके बाद 5 साल रुकने के बाद भी नागरिकता नहीं दे दी जाएगी जब तक कि हम आपके बारे में जान नहीं लेते। लेकिन फिर भी तब उस वक्त कह दिया गया कि जो है 5 साल रुकने पर, लेकिन लोग 5 साल रुक कर भी नागरिकता ले रहे थे। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए था। तो माता के आधार पे, पिता के आधार पे ऐसे कई टर्म्स लाई गई जिसके आधार पे हमको नागरिकता दे दी जानी चाहिए। लेकिन फिर भी कई प्रकार से उसका दुरुपयोग, क्योंकि दोस्तों बोला जाता है नियम बनता है बिगड़ने के लिए, लेकिन ये नियम ऐसा था कि बिगड़ जाता है तो हमारे राष्ट्र को, हमारे देश को बहुत अधिक नुकसान होता है। तो इसलिए अंततः अभी इस वक्त जो नियम लाया गया है उसमें कहा गया कि जैसे मान लीजिए कि हमें नागरिकता नहीं है, तो अब पता चला किसी विशेष स्थिति ऐसी भी तो आ सकती थी कि कोई व्यक्ति है जो दूसरे देश का है लेकिन उसे भारत की नागरिकता चाहिए और दे दी जाए। तो ये कहा गया हाँ ये तो अच्छी बात है, नागरिकता दे दी जाए तो बहुत बढ़िया बात है। तो इसलिए हमें बताया गया कि हम 5 तरह से नागरिकता ले सकते हैं। ये नागरिकता अधिनियम 1955 में लाया गया। उस वक्त कहा गया कि जो है, जो नागरिक हैं उनको 5 तरह से नागरिकता दे दी जाए। लेकिन फिर भी इनमें कई प्रकार के संशोधन हुए और अंततः अभी इस वक्त 5 प्रकार से नागरिकता इस प्रकार दी जा रही है, जो कि जन्म के आधार पे। पहली बात कही गई है कि यदि भारत में जन्म ले लिया हो, 1986 में कहा गया था कि यदि कोई बच्चा जो है भारत में जन्म लेता है तो उसे जो है भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। लेकिन उसके बाद फिर पाकिस्तानी लोग क्या करते थे कि पता चला कि उन्होंने, अब कश्मीर घाटी तो लगी हुई थी पाकिस्तान से, पाकिस्तान उस पर अत्याचार भी कर रहा था और उस वक्त जो है कश्मीर बहुत अधिक पाकिस्तान के प्रभाव में भी था। तो इसलिए 1986 में पाकिस्तान के लोग जो है वहाँ से लड़कों को भेज देते थे और यहाँ पे वो किसी तरह से महिलाओं से शादी करके और उसके बाद फिर बच्चे पे बच्चे पैदा कर रहे थे। और उसके बाद जब वो बच्चे बड़े हुए तो वही हमारी देश के हालात ख़राब करने में लग गए, क्योंकि उनके जो पिता थे वो पाकिस्तान के थे, जो कि भारत के अच्छी नीतियों को, भारत के बारे में उन्हें जानने ही नहीं दिए, भारत की अच्छाइयों के बारे में उन्हें नहीं बताया, बल्कि सिर्फ भारत को बुरा बोलकर भारत को तबाह करने के लिए उन्होंने ऐसा कार्य किया। और जन्म के आधार पर जो नागरिकता दे दी गई थी
मान लीजिए कोई कपल्स आए हैं घूमने के लिए, अमेरिका के हैं, और उनका बच्चा जो है इंडिया में पैदा हो गया, तो क्या अब इंडियन कहलाएगा? ये तो बहुत गलत बात थी ना, क्योंकि जन्म के आधार पर नागरिकता दे दी गई। तो वहाँ पाकिस्तान वाले भी ऐसा अच्छा दुरुपयोग करने लगे। दुरुपयोगी उन्होंने ये किया कि जब उनके बच्चे बड़े होते थे तो स्थिति बिगाड़ देते थे। कश्मीर घाटी में पता चला जहाँ बम फूट रहा है, और उनके जो पिता हैं वो संस्कार, यानी बच्चे को लग रहा है कि मेरा जो देश है, बच्चा रह इंडिया में रहा है, खा इंडिया का रहा है, उसको जो सुविधाएं दी जा रही हैं वो भी इंडिया की दी जा रही हैं, उसको सुरक्षा इंडिया के द्वारा दी जा रही है, लेकिन फिर भी वो नुकसान इंडिया को दे रहा है। क्योंकि उसके जो पिता हैं जो कि आए हैं विदेश से, और उसके बाद उन्होंने इंडियन महिला से शादी करके या तो फिर किसी तरह से करके और उन्होंने उस बच्चे को जन्म दे दिया, और जन्म उस बच्चे का इंडिया में हुआ तो वो बच्चा इंडिया का कहलाएगा। तो ये ऐसा तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सरासर गलत है। और 1986 में हमारे जब देश की बुद्धिजीवी थे, जो हमारे देश की सांसद, हमारे देश के जो होम मिनिस्ट्री के लोग थे, उन्होंने देखा, उन्होंने परेशान हो गए कि जन्म के आधार पर नागरिकता देना तो मेरी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी निकल गई, क्योंकि उन्होंने ही इतनी अधिक हालत ख़राब कर दी कि उसको हालत को सुधारने में ही हमारे देश की जो है सैनिक कितने शहीद हो गए, सिर्फ उनके द्वारा हालत को सुधारने में। तो इसको जो है दोस्तों बाद में कुछ इसमें टर्म्स एंड कंडीशन ला गया, उसमें बताया गया कि जन्म के आधार पर नागरिकता तो दी जाएगी, जन्म के आधार पर तो नागरिकता दी जाएगी, क्योंकि जो बच्चा रह रहा है वो भारत का है, लेकिन उसके माता पिता में से एक या दोनों, पहले तो ये था कि चलिए बच्चा जन्म ले लिया, हो गया, ठीक है, कोई कहीं के रहे, लेकिन तब तो इसका बहुत दुरुपयोग हुआ। पता चला पाकिस्तान से कपल्स आए घूमने के लिए, बच्चा हो गया, बच्चा इंडियन हो गया, उसके बाद उन्होंने भी देश की अर्थव्यवस्था को, देश की एकदम स्थिति को खराब करने में लग गए। तो ऐसा न हो, इसलिए उसमें टर्म्स रखा गया पहले कि जो बच्चा जो है जन्म लेगा उसके पिता जो है, उसके पिता वो इंडियन होनी चाहिए। तो माताओं ने जो है, जो माताएं हैं, उन्होंने इस पर बहुत अधिक विरोध किया, इस पर विरोध किया, और उनका जो विरोध करना वो हक भी था, क्योंकि यहाँ पे प्रतिशतनात्मक थी, तो इसलिए कह दिया गया कि उनके पिता यदि भारतीय होंगे तो फिर बच्चा भी मान लिया जाएगा कि ठीक है भाई ये भारतीय है। लेकिन जो महिलाएं थी उन्होंने इसका बहुत अधिक विरोध किया। जब महिलाएं विरोध की तो उसके बाद फिर ये कहा गया कि ठीक है, माता पिता दोनों या माता पिता में से कोई एक यदि भारतीय हो तो बच्चे को भारत की नागरिकता दे दी जानी चाहिए, लेकिन उनकी शादी लीगल हो। पता चला कि आप आए हैं स्टूडेंट के रूप में इंडिया में घूमने के लिए, और जब स्टूडेंट लाइफ से आप चले गए पाकिस्तान, उसके बाद पता चल रहा है कि बच्चे की जो माँ है वो इंडियन है, और उसके बाद बच्चा पैदा हो जा रहा है, तो ये ऐसा नहीं चलेगा। इंडियन गवर्नमेंट ने उस वक्त ये रूल बताया हुआ था। उसके बाद फिर इन सब नियम शर्तों के बाद, जैसे कि तब इसमें अब इस वक्त बताया गया कि जो जन्म के आधार पर किसी भी बच्चे को नागरिकता तभी दी जाएगी जबकि माता पिता या माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो, तो बच्चे को नागरिकता दे दी जानी चाहिए, लेकिन दोनों लीगल हो, यानी दोनों की शादी हुई हो। तो इस आधार पे जो बच्चा है उसको जो है भारत की नागरिकता दे दी जानी चाहिए। ये हुआ। जैसे कि अभी हम कह सकते हैं, जैसे कि हमारे देश की जो प्लेयर हैं सानिया मिर्जा जो हैं वो शादी कर ली है पाकिस्तान में, लेकिन अब कहा जाता है कि अभी तक उन्होंने पाकिस्तान की जो है नागरिकता नहीं ली है। यदि वो पाकिस्तान की नागरिकता नहीं ली हुई हैं तो फिर उनका जो बेटा है यदि वो 18 वर्ष का होता है और उसकी इच्छा होती है कि वो भारत की नागरिकता ले, तो उसे भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। उसके बाद फिर और यदि माता यदि पाकिस्तान की नागरिकता ले लेती हैं तो फिर उन्हें नागरिकता नहीं दी जाएगी। लेकिन कुछ नियम शर्तें हैं जो सेलिब्रिटीज़ के लिए स्पेशल अभी कर दिया गया है। उसके लिए वैसे तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, उसको बाद में हम समझेंगे। उसके बाद फिर जैसे कि शिखर धवन भी इसके एक एग्जाम्पल हैं, यानी उनका बच्चा जो है विदेश में जन्म लिया है लेकिन वो फिर इंडिया कहलाएगा।
उसके बाद फिर अब बात आती है पंजीकरण। पंजीकरण के द्वारा नागरिकता दे दी जाएगी। पंजीकरण में क्या कहा गया है, राष्ट्रमंडल देश है, जो हमारे राष्ट्रमंडल देश हैं उनको पंजीकरण के द्वारा नागरिकता दे दी जाएगी। पंजीकरण की नागरिकता में 7 साल तक जो भी व्यक्ति नागरिकता लेना चाहेगा उसको 7 साल तक जो है इंडिया में रहना पड़ेगा। उसको क्या करना पड़ेगा, 7 साल तक इंडिया में रहना पड़ेगा और 7 साल तक इंडिया में रहेगा। उसके बाद उसको कम से कम नहीं, उसको तब नागरिकता पंजीकरण के द्वारा दे दी जाएगी। और उसके बाद बात आती है देशीकरण की। देखिए दोस्तों, पंजीकरण जो है राष्ट्रमंडल देशों को दी जाएगी, लेकिन इसमें सभी देश आते हैं। उसके बाद ऐसा व्यक्ति, जो देशीकरण है उसमें ऐसे व्यक्ति को नागरिकता दे दी जाएगी जो कि 10 साल तक भारत में रह गया हो, जो कि कितने दिन तक रह गया हो भारत में, 10 साल तक रह गया हो, और भारत की 22 भाषाओं में, भारत के संविधान में 22 भाषाएं लिखी हुई हैं, उनमें से किसी एक भाषा को अच्छी तरह से जानता हो, हमारे देश के कल्चर से थोड़ा बहुत मिलता जुलता हो, हमारे देश के बारे में सकारात्मक सोच रखता हो। उसके बाद फिर वो किसी कला में या तो कोई अच्छा खिलाड़ी हो, उसके बाद या तो फिर बहुत अच्छा संस्कृति यानी जिसको कहते हैं संगीत वगैरह, उसमें बहुत अच्छी रुचि हो, या तो साइंटिस्ट हो, किसी एक जो है कला में अच्छा होना चाहिए। तो उसे क्या होना चाहिए, उसे 10 साल तक देशीकरण के द्वारा उसे नागरिकता दे दी जाएगी। ये हमारे संविधान में लिखा हुआ है। उसके बाद फिर पांचवा आता है कि देशीकरण के द्वारा नागरिकता, अर्जित भूमि के द्वारा नागरिकता। जैसे कि मान लीजिए हमने सिक्किम राज्य जो था वो पहले भारत का हिस्सा नहीं था, हमने आपको बता ही दिया था पहले। तो अर्जित भूमि के द्वारा जब उसकी भूमि अर्जित कर ली गई तो वहाँ पे रह रहे लोग जो हैं वो बिना किसी कागजात को दिखाए वो सीधे भारत के नागरिक कहलाएंगे। जैसे कि भारत ने सिक्किम को अर्जित किया तो जितनी भी भूमि अर्जित की उस भूमि पर रह रहे लोग सीधे भारत के नागरिक हो गए। अब हमको तो पता ही नहीं चलता कि सिक्किम भारत का, हमें बाद में बहुत दिनों बाद हम खुद ही अभी यानी कि बहुत दिनों बाद हमें पता चला कि जो है सिक्किम जो है भारत का हिस्सा बाद में बना है। हमें अब तो लगता ही नहीं कि सिक्किम भारत का हिस्सा नहीं था। इसी प्रकार अर्जित भूमि से जो है हमें नागरिकता मिल जाती है। जो भी यानी जिनको भी नागरिकता प्राप्त नहीं है उनको जो है अर्जित भूमि यदि हो गई है और तो वो ऑटोमेटिक वो भारत के नागरिक कहलाएंगे कि भारत में भूमि को मिला लिया गया। उसके बाद फिर क्या आती है, NRI, नॉन रेजिडेंस इंडिया, NRI। दोस्तों NRI किसे कहते हैं, NRI नॉन रेजिडेंस इंडिया, वह नागरिक जो भारत में घूमने या कमाने या पढ़ने के लिए गया है। जो भी व्यक्ति भारत में घूमने कमाने या पढ़ने के लिए गया है और वो 6 महीने से अधिक, और वो क्या कर रहा है, वो 6 महीने से अधिक उस देश में रह रहा है जिस देश में वो कमाने पढ़ने के लिए गया हुआ है, तो क्या होता है, उसे हम NRI कहते हैं। तो दोस्तों ये NRI है। उसके बाद फिर क्या होता है, एक होती है NRI भी भारत के नागरिक होते हैं क्योंकि वो 6 महीने के यानी पढ़ने के लिए गए, पढ़कर तो फिर वो इंडिया में आएगा ना। जब तक कि वो नागरिकता उस देश की नहीं ले लेता तब तक इस देश की नागरिकता उसकी खत्म नहीं होती है। या तो फिर वो जिस प्रकार ये पंजीकरण है 7 वर्ष से अधिक दिनों तक वह दूसरे देश में रह गया तो फिर वो क्या कहलाएगा, तो फिर वह जो है भारत का नागरिकता उसकी ख़त्म हो जाती है। तब उसको मान लीजिए वो 7 वर्ष के बाद आता है तो उसको कुछ डॉक्यूमेंट्री करनी होती है कि उसे बताना होता है कि आप 7 वर्ष से अधिक दिनों तक क्या कारण था, या तो कि आप जो है उस देश में हमारे जो है
दूतावास पे भी जाकर नहीं बता पाए कि हमें और अधिक दिनों तक रहना है। अभी तो दूतावास की भी सुविधा उपलब्ध, पहले तो होता था कि आपको देश में आना पड़ेगा, लेकिन अब जो है दूतावास की सुविधा दे दी गई है कि आप दूतावास में जाइए, रुक जाइए और उसके बाद आपको नागरिकता दे दी जाएगी। उसके बाद एक ओवरसीज नागरिकता होती है। ओवरसीज नागरिकता क्या होती है? ओवरसीज नागरिकता ये है कि जैसे कि मान लीजिए हमारे देश के बड़े बड़े बिजनेसमैन जो लोग हैं वो दूसरे देश में जाके रुक गए, लेकिन वैज्ञानिक दूसरे देश में चले गए, तो उन्हें ओवरसीज नागरिकता, जैसे कि मान लीजिए कि उन्हें ओवरसीज नागरिकता, तो उन्हें वोट देने का अधिकार तो नहीं मिला, लेकिन ओवरसीज नागरिकता में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आप विदेश के नागरिक हैं और आप विदेश से आए हुए हैं इंडिया में, तो हम लोग यदि लाल किला को देखने के लिए 50 रुपये 100 रुपये दे रहे हैं, तो उनको 800 से 1000 रुपये देना पड़ता है। लेकिन ओवरसीज नागरिकता जिनको मिल जाती है उनको क्या होता है, उनको क्या होता है, उनको जितने रेट में हम जो है लाल किला देखेंगे, जितने रेट में हम ताजमहल देखेंगे, उतनी ही रुपए उनसे भी लिए जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए आप बहुत दिनों से आप अपने गांव को छोड़कर चले गए हैं और 2-3 साल बाद आप अपने गांव में आते हैं और पता चला कि आपका स्वागत, आपको कोई नाम से बुला लिया गया, आपको प्रणाम कर रहे हैं बच्चे, तो आपको लगेगा कि यार इस जगह को मैं क्यों छोड़ के चला गया हूँ, यहाँ पे तो मुझे बहुत अच्छा सम्मान मिल गया है। और लोग जब आपका सम्मान करेंगे तो आपको अच्छा लगता है। आप कहीं और रह रहे हैं, आपसे हमें घृणा करना चाहिए कि बताइए आप वैज्ञानिक हो गए हमारे देश का, आप दूसरे देश में चले गए, उसके बजाय हम आपको सम्मान कर रहे हैं। ये इसलिए दिया गया है कि पता चला आपसे लगेगा कि हमसे हमारा देश कोई भेदभाव नहीं हो रहा है, आप इतने उच्च स्तर पे हैं। यदि आप कोई उद्योग भी लगा देते हैं तो इंडिया को इससे बहुत अच्छा डायरेक्ट फायदा हो जाएगा। तो इसलिए बड़े लोगों के लिए जो ओवरसीज नागरिकता लाई गई है, ओवरसीज नागरिकता में क्या है कि बिना वीज़ा, जैसे कि वीज़ा क्या है हम आपको ये बता देते हैं। वीज़ा वो है, जैसे कि हम अभी अमेरिका जाना चाहेंगे तो हमें वीज़ा लेना पड़ेगा। वीज़ा वो है, हम अमेरिका से परमिशन लेंगे कि हम उस देश के अंदर प्रवेश कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये है वीज़ा। और पासपोर्ट तब हम आपको बता देते हैं। पासपोर्ट वो है, हम अपने देश यानी हम स्वयं के देश भारत से अनुमति लेंगे कि हम जो है वो अमेरिका जाना चाहते हैं तो चले जाएं या नहीं चले जाएं। तो यदि हमें पासपोर्ट मिल गया तो यानी हमें पास मिल गया, हमें भारत अनुमति दे दिया गया कि जाइए आप घूम के आइए, पढ़ के आइए, नौकरी करके आइए, जिस भी कारण से हमने लिया है उस मकसद को पूरा करने के लिए हमें जो है पासपोर्ट मिलता है। और ये वीज़ा मिलता है, वो उस देश के द्वारा, वो देश कहता है कि हमारे अंदर प्रवेश कर लीजिए। तो जब ओवरसीज नागरिकता जिसको हमारे इंडिया देगा तो वो फिर वीज़ा उसके लिए दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। जब मन चाहे उसको लगेगा कि मेरा घर है। जिस प्रकार से हम उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश बिना किसी कारण बस घूम के चले आते हैं, उत्तर प्रदेश से कन्याकुमारी जाते हैं और बिना किसी कागज वगज को दिखाए हम घूम के और चले आते हैं, उसी प्रकार वो जब जो हमारे देश से बाहर चले गए हैं वो जब आएंगे तो उन्हें किसी कागज़ को दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उसी प्रकार होता है, उसी लिए ओवरसीज नागरिकता दे दी गई है। ओवरसीज नागरिकता यदि आप होम मिनिस्ट्री को लगता है, होम मिनिस्ट्री द्वारा ही पास किया जाता है, होम मिनिस्ट्री को लगता है कि ये नहीं दिया जाना चाहिए तो वो उसको रद्द भी कर सकती है। गृह मंत्रालय जो है इसको समाप्त कर देगी। उसके बाद फिर मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।